हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, यहाँ आपको जॉब्स के रिलेटेड हर रोज़ नई से नई अपडेट्स मिलती रहती हैं और स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो का बायोग्राफिकल नोट और सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज। प्लेटो के एज की सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं कैसी लगी, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बायोग्राफिकल नोट से स्टार्ट करेंगे, प्लेटो की बायोग्राफिकल नोट। तो कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। तो 427 बीसी में प्लेटो का जन्म हुआ था और 409 टू 404 बीसी प्रोबेबली ऑन मिलिट्री सर्विस, तो मिलिट्री सर्विस में चले गए थे वो। और 404 टू 399 बीसी अटेम्प्ट्स टू एंटर पॉलिटिक्स, एंड इन 399 बीसी death of Socrates happened, and Plato renounces all political ambitions। तो उसके बाद वो मेघारा विज़िट करते हैं और अपने डायलॉग्स जो थे उनके वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपना वर्क जो भी था उनका लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इन 395 बीसी प्रोबेबली कॉल्ड अप फॉर मिलिट्री सर्विस अगेन। तो पहले जब उन्होंने मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करी थी 409 टू 404 बीसी में, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी थी, तो उनको दोबारा से मिलिट्री सर्विस में बुला लिया जाता है 395 बीसी में। एंड आफ्टर दैट इन 387 बीसी ही मेड हिज फर्स्ट विजिट टू इटली एंड सिसिली। तो उनकी फर्स्ट विजिट होती है। और उसके बाद 375 टू 365 बीसी में डायलॉग ऑफ मिडल पीरियड, वो मिडल पीरियड के कुछ डायलॉग्स मतलब उनके आते हैं, पब्लिश होते हैं, जिनमें रिपब्लिक लिखते हैं वो। उसके बाद डिटस और पारमेंडिस और फेड्रस लिखते हैं। उसके बाद 387 टू 367 बीसी में ही विजिट्स डायनोसियस सेकंड एट सायरकोस। फ्रेंड्स, ये कुछ मीन्स पीरियड्स की बात है, पर्टिकुलर पीरियड्स हैं। इस पीरियड में उन्होंने क्या किया था, ये क्या किया, आप समझ सकते हैं। और आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं इनको। वैसे ये इतनी आते नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए उनके बारे में। और उनके बाद इसके बाद इन्होंने अपनी एकेडमी खोली थी फ्रेंड्स, जिसमें इनके स्टूडेंट थे जो वो एरिस्टोटल थे। तो 367 टू 380 के लगभग इन्होंने अपनी एकेडमी खोली थी, और ऐसे ही करते करते बहुत सारा काम किया है इन्होंने। और 360 में ये याद रखने वाली बात है, 360 में इन्होंने गेम्स ऑफ जुलाई अटेंड की थी ओलंपिया में। उसके बाद 360 में ही इनके लास्ट डायलॉग्स थे कुछ, जो इनकी जीवन शैली के कुछ लास्ट जो इन्होंने वर्क लिखे थे उसमें थे सोफिस्ट एक था पॉलिटिकस और फिलिबस टाइमियस और लॉज। और इसके बाद 347 में एक्सपायर हो गए, इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 81। जब उनकी डेथ हुई जब वो 81 ईयर्स के थे। तो ये था कुछ शॉर्ट उनके लाइफ के बारे में, उनका बायोग्राफिकल नोट। और इसके बाद हम चलेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज। तो आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ये बताते जाएं, और अगली वीडियो कौन सी चाहते हैं ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लेटो वाज बॉर्न इन 427 बीसी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, इन द डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस। एथेंस में उनका जन्म हुआ था। एंड एट दैट टाइम एथेंस वाज एट द हाइट ऑफ हर एक्सपैंडिंग प्राइड एंड ग्लोरी। उस टाइम जब इनका बर्थ हुआ था, एथेंस मीन्स अपनी प्राइड और ग्लोरी के एकदम चरम पर थी, मीन्स टॉप लेवल पे थी, हाइट पे थी। अब बहुत सुख शांति और अच्छा मीन्स था उस टाइम का। हम ये जो बात है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कुछ 2500 ईयर्स पहले की बात है ये।
तो उस टाइम पे क्या था, जो एथेंस था वो दो पार्ट्स में या फिर हम कहें कि दो अपोजिंग लीग्स में डिवाइड हो गया था। दो अपोजिंग लीग्स ऑफ स्टेट्स में डिवाइड हुआ था, जिनमें एक का नाम था एथेनियंस और दूसरे का नाम था स्पार्टन। तो अब ये एथेनियंस कौन थे और स्पार्टन क्या था, ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्पार्टा के बाद में बात कर लेते हैं। जो स्पार्टा था वो वॉज एन एरिस्टोक्रेसी, शिष्टाजन जिन्हें हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, शिष्टाजन थे बहुत वो, और कंजर्वेटिव थे, थोड़ी रूढ़िवादी सोच थी उनकी, पुराने ख्यालों टाइप कुछ ऐसे बोल सकते हैं आप। और टीनेशियस थे, यानी कि दृढ़ थे, मजबूत थे, इरादों के पक्के थे। और दे वर हैविंग एन आर्मी विदाउट इक्वलिटी ऑन शोर। तो आर्मी भी थी उनके पास विदाउट इक्वलिटी ऑन शोर। तो एथेंस की बात करें तो एथेंस वाज अ सी गोइंग ट्रेडिंग डेमोक्रेसी हैविंग ए मैचलेस फ्लीट। उनके पास बहुत ज़्यादा फ्लीट थी और डेमोक्रेसी भी ट्रेडिंग डेमोक्रेसी थी उनकी। एथेंस वाज एन एम्पायर ऑफ कॉलोनीज। तो एथेंस ज़्यादा मजबूत दिखता था। स्पार्टिया वाज एन इनलैंड मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी रूलिंग टेरिटरीज अराउंड इटसेल्फ। तो जो स्पार्टन था वो इनलैंड था, मतलब ज़मीनी तौर पे जो था, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री शिष्टाजन था, और टेरिटरीज़ को रूल करते थे, जो उनके आसपास की टेरिटरीज़ थी उन पे रूल करते थे। लेकिन जो एथेंस थे वो सी गोइंग थे, मीन्स समुद्री तौर पे, समुद्र के आसपास कुछ ऐसे। तो एथेंस हैड ए गवर्नमेंट चूजन एनुअली बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेट एंड लॉट। तो एथेंस की जो गवर्नमेंट थी वो एनुअली, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं उसी टाइम, मतलब उस टाइम पे उनके वहाँ भी ऐसे कुछ होता था, बैलेट और लॉट के बेसिस पे एनुअली अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते थे वो। दो फॉरनर्स, स्लेव्स एंड इवन वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, एवरी फ्री बॉर्न एथेनियन वॉज प्राउड ऑफ हिज लिबर्टी। तो उस टाइम भी क्या था कि विमेन, वो जो स्लेव्स थे, स्लेव्स हो गए जैसे बंधुआ मजदूर टाइप, और कुछ फॉरेनर्स, उनको मतलब पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करने दिया जाता था। और जो बाकी के जो थे अथेनियन थे, फ्री बोर्न अथेनियन थे, वो अपनी आज़ादी को लेके बहुत ही प्राउड थे। और जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, अथेनियंस की बात कर रहे हैं हम, तो अथेनियंस की गवर्नमेंट थी जो, वो असेंबलीज और ऑफिशियल्स जो उन्होंने लोगों ने सिलेक्ट किए होते थे उनके द्वारा चलती थी गवर्नमेंट। और वो एक अनपैरेलल कल्चर चलता था, अनपैरेलल कल्चर में जीते थे वो, कुछ भी पैरेलल नहीं था, सब अनपैरेलल था। और दे नरिश्ड देयर आर्ट्स एंड लिटरेचर विद नोबल आइडियाज़। अपने नोबल आइडियाज़ के साथ अपने जो आर्ट्स और लिटरेचर थे उस टाइम के उनके, तो उनको वो अच्छे से संभाल कर रखते थे। कम्बिनेशन ऑफ विथ, लॉजिक एंड इमेजिनेशन गेव वे टू फ्री थॉट एंड स्पेकुलेशन, साइंस, रिलीजन, फिलोसफी विच वर द फोकस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो उस टाइम के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनका इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। पैट्रन गॉडेस एथेंस के थे जो had a altar in the temple of the Acropolis। एक्रोपोलिस का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्रोपोलिस होता है जो सिटी की सबसे ऊंचाई पे जो जगह हो, जैसे कि अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो उस पूरे एरिया में जो सबसे ऊंची जगह हो, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी हम बोल सकते हैं, वहाँ पे एथेंस के गॉडेस थे जो, उनका मंदिर था, उनकी देवी का मंदिर था। तो रिलीजियस राइट्स और रिचुअल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, स्ट्रिक्टली परफॉर्म करते थे। और वो दे वर्शिप्ड हेथन गॉड्स को वर्शिप करते थे, और स्पेशली नेचर गॉड को, जो मतलब प्राकृतिक भगवान उन्होंने एक, जैसे यहाँ पे अलग अलग भगवान होते हैं वैसे ही उनका एक प्राकृतिक भगवान था, उनको स्पेशली ज़्यादा मतलब उनकी तरफ ज़्यादा डिवोशनल थे, ज़्यादा उनकी प्रार्थना करते थे। और उनका नाम था डायनोसिस। डायनिसिस थे एक नेचर गॉड उनके, और अर्थ मदर थी डिमेटर, और द गॉड्स ऑफ फोर फादर्स,
इनकी वो बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे। और फेस्टिव सीजन जब उनका होता था, स्टेट फेस्टिवल्स, रिलीजियस जो भी थे फेस्टिवल्स वगैरह, तो उन पे रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करना वो कभी नहीं भूलते थे अपने भगवान देवी देवताओं की तरफ। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल लोग थे वो। और जो ये एथेंस के जो सिटीजन्स थे बहुत ही सपोर्टिव थे, मतलब गेम्स वगैरह में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो ओलंपिया में गेम्स भी खेलते थे इन द ऑनर ऑफ ग्रेट जियस विद ज़ील एंड एंथुसियाज्म। तो बहुत ही मतलब उत्साह से वो गेम्स भी खेला करते थे। तो लाइफ ऑफ स्पार्टिया की बात करें तो स्पार्टिया में कुछ उल्टा होता था, जैसे वो थे वो बिल्कुल वैसे नहीं थे। और ये जो स्पार्टिया के लोग थे ये मतलब देवर ऑस्टियर, सीधे साधे थे, बहुत ही नॉर्मल सीधे साधे थे, उनकी तरह इतने वो नहीं थे। वो तो स्पार्टियंस थे जो वो मटेरियल गेन्स इंजॉय करते थे, उनको लग्जरी, ट्रेड, वेल्थ ये सब इंजॉय करते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, ये खूब इंजॉय करते थे आराम, ट्रेड, पैसा, ये सब मज़ा पूरा ये इंजॉय करा करते थे। दे लिव्ड फॉर द फिजिकल बॉडी, स्ट्राइव्ड फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, ब्रेवरी एंड डिसिप्लिन। तो इनमें क्या था कि ये फिजिकल बॉडी मतलब अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे, फिजिकल बॉडी एकदम फिट रहते थे अपनी। ये ब्रेवरी अपना मतलब जो डिसिप्लिन था, ब्रेवरी थी, और अपनी जो ताकत, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ थी उनके मतलब बहुत ज़्यादा इनको स्ट्राइव थी, ऐसे भूख थी इनकी कि हम बहुत ब्रेव बनेंगे, ये वो सब डिसिप्लिन्ड होंगे ये। तो जो सॉफ्ट कॉर्नर्स थे उनके दिल के कुछ, तो वो सोल्जर्स में तब्दील हो गए थे। सोल्जर्स में थे तो ऑब्वियसली ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन ये तो उनमें ऑब्वियसली होगा ही। तो उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी थी जैसे कि आर्म्ड गैरिसन। तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट थी जो इनमें वो इग्नोर करी जाती थी। जैसे कि वो जो एथेंस थे वो कितना स्पिरिचुअल थे, वो मतलब वर्शिप करते थे भगवान की, हर फेस्टिव सीजन में वो भगवान को मानते थे, पूजा करते थे, लेकिन ये इग्नोर ही कर देते थे, इनके पास इतना वो नहीं था। फिर इसके बाद पेलोपोनेशियन वॉर ब्रोक हो गया 431 बीसी में। तो फिर उस टाइम पे वॉर क्यों ब्रोक हुआ, क्यों लड़ाई लगी, वो सी रूट्स थे, जो सी रूट्स टू सिसिले एंड साउथ इटली। तो इन दोनों जो सिटीज़ थी, जो कंट्रीज़ थी, सिसिले और साउथ इटली, इनकी मतलब सी रूट्स थे, जो उस सी रूट्स के चक्कर में इनकी दोनों की लड़ाई हो गई। स्पार्टिया थे जो मोनोपोली इंजॉय करते थे जब तक वार नहीं हुआ, मतलब जब तक वार नहीं था वो अकेले ही आते जाते थे। बाद में वार, ये जो था वार, ये 27 ईयर्स तक वॉर चली है, इतनी लंबी वॉर थी। एग्जॉस्टिंग एथेंस ऑफ इट्स सोर्सेज, मैन एंड मटेरियल। तो एथेंस का ये सब नुकसान भी हो गया। Then after that it submitted to the Spartan government the infamous 30 for few months। तो उसके बाद जो एथेंस थे वो इन 30 के अगेंस्ट खड़े हुए और उनको अपनी सिटी से बाहर निकाल दिया। फिर वो दोबारा से डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक बन गए, और उसके बाद अपने ही लोगों में उनको विश्वास नहीं रहा, एंड लॉस्ट इट्स फेथ इन इट्स ओन पीपल। तो जो सिटी थी वो दो हिस्सों में बट गई। तो हेट्रेड ग्रू अमंग द सिटीजन्स, नफ़रत वगैरह बढ़ गई लोगों में। जो पहले जो हारमनी थी, पीस हारमनी थी, वो मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस हो गई थी। लिटरेरी फील्ड की बात करें तो ग्रीस, a trend was prevailing in Greece to train the young men in the arts of public speaking, debates, in the art of political strategies and tactics, to acquaint themselves in the political assemblies, to make a presentable appearance in the court, and to fulfill their duties of the posts to which they were appointed। तो मतलब एक यंग जो लोग थे वहाँ के, उनको मतलब ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी उन्होंने, पब्लिक स्पीकिंग की, डिबेट्स की, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ बताना स्टार्ट कर दी, ये वो सब हुआ। तो जो एक प्रोफेशनल एक टीचर्स की क्लास थी
उनको वो सोफिस्ट कहते थे, सोफिस्ट। तो ये पॉलिटिकल मतलब एक प्रोफेशनल टीचर्स की क्लास इमर्ज हो गई इसके बाद। तो इस क्लास को सोफिस्ट बोलते थे वो। तो वो कन्वेंशनल टीचर्स से बिल्कुल ही अलग थे। और ये मतलब सब्जेक्ट मैटर्स पढ़ाते थे, ट्रेनिंग देते थे, पूरे मेथड्स वगैरह बताते थे। उनका गोल्स सेम थे वो। एंड दे रिसीव्ड ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द कॉमन मैन। उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मान मिलता था आम जो लोग थे, आम जनता से। तो ये जो इनकी वॉर हुई थी, तो उसमें जो वार में जो हार गए थे जब ये एथेनियंस थे जो, तो उनकी जो रिलीजियस फेथ था वो मतलब डिक्रीज़ हो गया गॉड की तरफ। अब उनका वो जो पहले बहुत विश्वास करते थे भगवान पे, तो उनका विश्वास कम हो गया। और वो मतलब हेल्पलेसनेस उनको फील होने लग पड़ी। मतलब भगवान पर यकीन उठ गया उनका, और ऐसे लगा कि वो हम अकेले हैं, भगवान नहीं मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसे। और उनका जो फ्यूचर था, अपने फ्यूचर की तरफ भी उनका बहुत ज़्यादा डर था, फियर था, चिंता थी। और इस सब ने उनकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी थी। इट जस्ट हैड हॉरिफाइड देयर लाइव्स। डाउट्स एंड सस्पिशियस डेवलप्ड। तो डाउट्स रहने लगे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो जो द न्यू टीचिंग्स फर्दर डिस्टर्ब्ड द मेंटल हार्मनी। तो जो नई टीचिंग्स आ गई, तो उनकी जो मेंटल हार्मनी थी वो फिर से डिस्टर्ब कर दी। तो जो माइंड ब्लॉगिंग क्वेश्चंस अराइज हुए एग्जिस्टेंस ऑफ मैन पे, तो इस सब ने, और जो ओरिजिन है यूनिवर्स की, कि कैसे ओरिजिन हुई ये वो, इन सब ने जो कॉमन मैन थे उनके मतलब दिमाग को ऐसे उलझन में डाल दिया, पहेली में डाल दिया। पर जो सोक्रेट्स थे, दे वॉकड इन द क्राउडेड स्ट्रीट्स। तो मार्केट प्लेसेस पे, क्राउडेड प्लेसेस पे, क्राउडेड स्ट्रीट्स पे ये मतलब चलते थे, जिम्नेशियम। और ये विनिंग ईयर्स की बातें ही करते थे। दे जस्ट टॉक्ड टू द विनिंग ईयर्स। उसके बाद दे टॉक्ड अबाउट यूनिवर्स की बातें। उनको कन्फ्यूजन थी, लेकिन ये क्लियर थे बिल्कुल, यूनिवर्स की बात करते थे, लाइफ ऑफ मैन की बात करते थे। हिज वेरी प्लेस इन ऑन द अर्थ पे क्या जगह है, ये वो सब। मतलब इनको सब ऐसे लगता था जैसे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं वो अपनी एज के मैन की। और हाँ, और ये इन्होंने फ़िलॉसफी की बातें करने लगे, कॉमन मैन से फ़िलॉसफी की बातें करने लगे, और उनको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने लगे एज फ्री मैन। मतलब आज़ाद आदमी की तरह जो है जीवन कैसे जीना है वो सब सिखाने लगे। उनको सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की जो आर्ट है वो सिखाने लगे, कि सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कैसे करें। तो होली सोली देखा जाए तो एथेनियंस थे जो, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज ही हो गए थे वार के बाद। लेकिन ये जो सोक्रेट्स है बिल्कुल क्लियर थे। तो इंटेलिजेंट, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंटेलिजेंट लग रहे थे वो, लेकिन बेचारे कंफ्यूज हो गए थे बहुत सारे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं। सोक्रेट्स थे, they wanted them to realize their mistakes and wrongdoings in the past, which were the main cause of their sufferings, and to check them and get rid of the better discomforts of their life. वो बोलते थे, वो चाहते थे कि वो अपनी जो गलतियां हैं, अपना जो उन्होंने गलत काम किया है पास्ट में, पहले, तो वो सब रियलाइज़ करें, क्या किया, क्या गलत किया, कहाँ किया, वो सब देखें। और उसके बाद वो अपनी मतलब अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतर बनाएं, वो जो गलतियां पहले की थी वो ना करें दोबारा। और ये सब ये सब बातें वो करते थे। और वो ये भी चाहते थे कि जो आदमी है, कॉमन मैन है जो, वो रैशनल और थॉटफुल हो। रैशनल थिंकिंग जो है वो राइट लिविंग हमें सही जीवन जीने में हमारी मदद करती है, तो वो होना चाहिए। और जो सोक्रेट्स थे वो स्टोन कटर्स थे बाय ट्रेड, मतलब पत्थर काटने वाले। नो फॉर्मल क्लासरूम्स देवर हैव,
हैविंग एन बुक्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में बुक्स भी नहीं थी और फॉर्मल कुछ क्लासरूम्स भी नहीं थे जैसे हमारे पास होते हैं, तो वो जस्ट ऐसे ही थे। तो न्यू थ्योरीज भी उन्होंने इनोवेट नहीं की, प्रोफेसर लाइक सोफिस्ट भी उन्होंने नहीं, उनके पास नहीं थे। तो ये सब उनके पास थे लेकिन इनके पास नहीं थे, लेकिन ये फिर भी कितने इंटेलिजेंट थे। द सॉक्रेट्स वर कंडेम्न्ड टू डाई फॉर करप्टिंग the young mind and to make them question the accepted theories and opinions of their forefathers। तो उनको मतलब ये दोष दिया जाता था कि वो जो यंग जनरेशन है उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उनको मतलब भड़का रहे हैं कि वो जो फोर फादर्स थे हमारे, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो किया है कि उनके कामों पे क्वेश्चन मार्क हम ये लगा रहे हैं कि ये किया उन्होंने, ये किया, कैसे किया, ये वो। तो उन्होंने जो किया उनके कामों पे सवाल उठा रहे हैं। One such disciple was the author of the series of dialogues which were put in the mouth of his beloved master Socrates and made his breathe across time and space. This devoted disciple was Plato। और सॉक्रेट्स का कुछ ऐसा ही एक जो डिवोटेड डिसिपल था, उनका एक ऐसा ही जो मतलब आदमी था जो लोगों को जागरूक करता था, वो था प्लेटो। तो प्लेटो सॉक्रेटिस था। एथेनियंस थे, एक सॉक्रेट्स थे, तो प्लेटो सॉक्रेट्स था। तो ये थी प्लेटो का पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड उस एज का, प्लेटो की एज का। और हमने ये भी देख लिया कि वो जो उस टाइम पे एथेनियंस नाम की जो थी सिटी, वो मतलब दो हिस्सों में बट गई, सॉक्रेट्स और एथेनियंस। और जो एथेनियंस थे उनके टीचर्स थे ये वो, और उनको कन्फ्यूजन थी बहुत फ्यूचर के रिलेटेड, यहाँ क्या हो रहा है उस सब के रिलेटेड। लेकिन जो सॉक्रेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे, उनको सब पता था ये वो। और प्लेटो जो थे वो सॉक्रेट्स थे, मतलब वो सॉक्रेट्स वाले हिस्से में थे, एथेनियन नहीं थे वो। और ये सब थी सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस एज की जब थे प्लेटो। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।